डिस्कस करेंगे हरियाणा टेट दिसंबर 2023 में हुए पीजीटी कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर को। कॉमर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। इसमें कॉमर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 91 से स्टार्ट हैं 150 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने 91। ए कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इनफ्लो एक्सीड्स एन इंडिविजुअल्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है किसी व्यक्ति को, लेकिन वो इतनी ज्यादा होती है कि वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? सही जवाब है गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन 4, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जानकारी ज्यादा होना। नेक्स्ट है 92, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, पीएलसी की एक स्टेज इन विच प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली, जिसमें किसी प्रोडक्ट की सेल काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी साइकिल की जो स्टेज हैं उनमें से यह कौन सी स्टेज है जिसमें तेजी से सेल बढ़ती है? तो सही जवाब है ऑप्शन 2, ग्रोथ स्टेज या वृद्धि चरण हिंदी में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है? सही जवाब है गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन 1, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। जो लोग काम कर रहे होते हैं संस्था में उन्हें ही एक से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक से दूसरे टास्क पे रोटेट करा जाता है काम करने के दौरान। ऑन द जॉब है, बाकी जो ये हैं ये ऑफ द जॉब है। नेक्स्ट है टू मेक अदर्स बिहेव इन वे इन विच दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज। इसमें कहा गया है कि दूसरों से इस तरीके से उनको इम्पैक्ट करना कि वो उस तरीके से बिहेव करें कि अगर वो इस प्रभाव में नहीं होते तो वो दूसरे तरीके से बिहेव करते। मतलब किसी के बिहेव में चेंज लाना। तो वो किससे रिलेट करता है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन 3 सही है, नीड ऑफ पावर। तो जो पावर नीड होती है वो नीड इससे रिलेटेड होती है कि कोई पर्सन पावर चाहता है कि वो लोगों को अफेक्ट कर सके और डिजायर्ड वे में बिहेव उनसे करा सके। नेक्स्ट है द प्रोसेस of monitoring in evaluating the nature and direction of change in the business environment। वह प्रोसेस की बात हो रही है जिसमें मॉनिटर भी किया जाता है और इवेल्युएट भी किया जाता है नेचर को और डायरेक्शन को। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेज आ रहे हैं उनको मॉनिटर करना और उनको इवेल्युएट करना, ये कौन सी प्रोसेस कहलाता है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन 3, एनवायरमेंटल एनालिसिस और एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या करते हैं, हम सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, और एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम इवेल्युएट करते हैं। तो 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है फॉर क्रिएटिंग ए कंपनी वी यूज। एक कंपनी क्रिएट करने के लिए ये टैली की कमांड होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है टैली, और टैली में कंपनी क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है यह पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन 2, ऑल्ट प्लस F3 कंपनी क्रिएशन के लिए यूज की जाती है टैली में। नेक्स्ट है the idea that consumers will not buy enough of firm's product unless it undertake a large scale selling and promotion effort। बात हो रही है उस आइडिया की, उस विचार की जिसमें ये माना जाता है, ये फील किया जाता है कि कंज्यूमर तब तक हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा नहीं खरीदेंगे जब तक हम लार्ज स्केल पे अपनी सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट नहीं लगाएंगे। यानी कि एफर्ट करना पड़ेगा हमें, तब हम अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का? तो मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1, सेलिंग कॉन्सेप्ट। विक्रय विचारधारा, बेचने की विचारधारा, विक्रय विचारधारा इसको बोलते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये सोच रहती है, ये कंसेप्ट रहता है कि ये मानता है सेलर कि जब हम ज्यादा एफर्ट करेंगे तभी हम ज्यादा बेच पाएंगे। नेक्स्ट है XYZ
पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को इक्वल रेशियो में। कैपिटल बैलेंस है 1 अप्रैल 2023 को 50,000, 40,000, 30,000। उनके प्राइवेट एसेट्स के बारे में बताया कि एक्स के प्राइवेट निजी संपत्ति 20,000 है, वाई की 2,000 है, जेड की 5,000 है। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म? फर्म में उनकी लायबिलिटी की सीमा क्या है, एक्सटेंट क्या है? तो देखिए, पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। जिन संस्थाओं में लिमिटेड लायबिलिटी रहती है वहां पे तो लायबिलिटी की लिमिट रहती है किसी पर्सन के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा उसको उतना ही डैमेज हो सकता है लिमिटेड लायबिलिटी संस्थाओं के केस में। जनरल पार्टनरशिप जो होती है, जब तक पार्टनरशिप के बारे में ये ना बताया जाए कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, एलएलपी है, तब तक वो जनरल पार्टनरशिप ही मानी जाती है। जनरल पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी रहती है पार्टनर की वो अनलिमिटेड रहती है, यानी कि जो उनका पैसा लगा हुआ है लिमिटेड में स्टेक पे होता ही वो तो मतलब स्टेक पे है ही, और अनलिमिटेड जब होती है लायबिलिटी तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी स्टेक पे लगी होती है। तो इस तरह उनकी जो टोटल लायबिलिटी बन जाएगी वो 50 प्लस 20, इसकी कैपिटल प्लस इनकी प्राइवेट एसेट, वो भी यूज में हो सकती है अगर फर्म बड़े घाटे में चली जाती है। ऐसे ही इनका 40 प्लस 2, इनका 30 प्लस 5। और इस तरीके से जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन 3, एक्स की 70,000, वाई की 42,000 एंड जेड की 35,000। देन नेक्स्ट इज एक्स वाई जेड शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को 7:3 में। वो एडमिट करते हैं जेड को 3/7 शेयर के लिए इन द न्यू फर्म, जो वो लेता है 2/7 फ्रॉम एक्स एंड 1/7 फ्रॉम वाई। न्यू रेशियो ऑफ एक्स बाई जेड विल बी, एक्स बाई जेड का न्यू रेशियो क्या होगा? तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वो ले रहा है विच ही टेक्स 2/7, यानी कि इस 3/7 जो टोटल है जेड का, इस 3/7 में ही 2/7 तो ले रहा है ये एक्स से और 1/7 ले रहा है वाई से। यहाँ पे ध्यान रखें ऑफ नहीं है कहीं पे, यानी कि इसका फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, वो इसके ऑलरेडी उसने कर रखे हैं हिस्से कि 3/7 में 2/7 हिस्सा एक्स से ले रहा है, 1/7 वाई से, तो ये तो डायरेक्ट आपको मिल गए हैं। अब आपको खाली न्यू शेयर निकालने हैं, तो एक्स का न्यू शेयर निकालेंगे। एक्स का न्यू शेयर निकालने के लिए एक्स के ओल्ड में से एक्स का जो ओल्ड शेयर है वो है 7/10, क्योंकि 7:3 था, माइनस कर देंगे जो नया पार्टनर एक्स से ले रहा है, तो एक्स वही नए पार्टनर को दे रहा है 2/7, इसमें से सीधा 2/7 माइनस कर देना है। और ये जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा 70 नीचे आ जाएगा, और ये 10 से 7 यानी कि 7 7 49 हो जाएगा, और ये 7 से 10 70, 10 to 20 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगा 29/70। ऐसे ही दूसरे वाले का निकाल लेंगे, वाई का निकालेंगे तो वाई का 3/10 माइनस 1/7। उसी तरीके से एलसीएम लेंगे 70, फिर वैसे ही 21 आ जाएगा, माइनस 10/7, ये 7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 14/70। हाँ, ये मैंने रॉन्ग लिख दिया, दरअसल 70 है यहाँ पे, तो ये 7 से 10 टाइम जाएगा और यहाँ 10 आएगा, 21 - 10, और 21 - 10 से ये आ जाएगा 11, तो 11/70 ये आ जाएगा, वाई का न्यू शेयर आ जाएगा। अब रह गया जेड का शेयर, जेड का जब निकालेंगे तो इसका ये 3/7 के लिए आ रहा है, तो इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबके रेशियो तभी निकलता है जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है सभी का, तो ये 30/70 लिखा जा सकता है। और इस तरह इनका न्यू रेशियो बन जाएगा 29:11 और रेशियो 30। इस तरह इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 29:11:30। देन नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले एक असर्शन है, फिर रीजन है। असर्शन में बताया है कि इफ ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ वन और मोर कॉल्स ऑन हिज शेयर्स, अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स पे एक या उससे ज्यादा कॉल नहीं दे पाता है, देन कंपनी में फॉरफिट हिज शेयर, तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर सकती है। सही बात है, ये कंपनी के अगर आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो कंपनी इसको फॉरफिट कर सकती है शेयर्स को।
असर्शन सही है। उसके बाद रीजन बताया है कि इवन आफ्टर द फोरफीचर ऑफ शेयर के फोरफीचर होने के बाद भी दैट शेयर होल्डर इज रेस्पॉन्सिबल, वो शेयर होल्डर रेस्पॉन्सिबल है टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, उससे जो अमाउंट ड्यू है उसको पे करने के लिए, अंटिल द कंपनी रिसीव्स फुल अमाउंट ऑन दोज शेयर्स, जब तक कंपनी को उन शेयर्स को पूरा अमाउंट नहीं मिल जाता है, तब तक वो व्यक्ति लाइबल है, रेस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए। तो जो रीजन है, अब ये जो स्टेटमेंट है रीजन वाला, ये भी सही है, बट ये इसका जवाब नहीं है, ये इसका जवाब नहीं है। यानी कि अपने आप में दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब होगा वो है सही ऑप्शन 2, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है current ratio is 4:5 and quick ratio is 5:7. If current liabilities are 3,50,000 then amount of inventory is, तो amount of inventory क्या होगा? ये भी न्यूमेरिकल है, मैं सोल्व करके यहाँ पे बता देता हूँ इसको। हाँ, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। करंट रेशियो 4:5 है, क्विक रेशियो 5:7 है, करंट लायबिलिटी गिवन है। तो करंट लायबिलिटी अगर गिवन है, हमें पता है करंट रेशियो में ये करंट एसेट होते हैं, ये करंट लायबिलिटी, ऐसे ही क्विक रेशियो में ये क्विक एसेट होते हैं, ये करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी की ये रिलेटिव वैल्यू है हमारे पास, और ये करंट लायबिलिटी की हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये जो रिलेटिव वैल्यूज हैं इनकी एब्सोल्यूट हम निकाल सकते हैं इनके जो रिलेशन है उससे। तो जैसे पहले हम निकाल सकते हैं करंट एसेट क्या होंगी। तो करंट एसेट का तरीका है कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है करंट लायबिलिटी की, वो है 3,50,000, 3,50,000। तो अब हम इससे रिलेटिव वैल्यूज का यूज करके करंट एसेट निकाल सकते हैं। करंट एसेट का रेशियो 4 है और इसका 5 है, तो अगर हम इसको 4/5 कर दें तो हमारे पास करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। इसको 5 से यहाँ से इसको काट सकते हैं, 5 7 35 और 7 4 28 आ जाएगा, यानी कि 2,80,000 तो आ जाएंगे हमारे पास करंट एसेट। अब ऐसे ही हम निकाल सकते हैं क्विक एसेट। तो क्विक एसेट निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज की ही हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको लिखेंगे 3,50,000 और इनटू लिख देंगे उनका जो रिलेटिव वैल्यू है क्विक एसेट का 5 है, तो इसका उस समय 7 है, तो इसलिए 5/7 कर देंगे। जो हमें निकालना है वो वेट ऊपर रखते हैं, जिससे निकाल रहे हैं वो नीचे रखते हैं। तो ये 7 से अगेन कट जाएगा, यहाँ पे 7 5 35 और ये 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि 2,50,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्विक एसेट हमारे पास आ गई, करंट एसेट आ गई। करंट एसेट और क्विक एसेट में जो डिफरेंस रहता है वो रहता है एक तो इन्वेंट्री के अमाउंट का, एक प्रीपेड एक्सपेंस का। तो क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो उसको नील मान लिया जाता है, और जो डिफरेंस है वो केवल इन्वेंट्री हो जाएगा, यानी जो 30,000 आएगा इसका डिफरेंस वो इन्वेंट्री कहलाएगा। तो इसलिए इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 2 होगा, ₹30,000। देन नेक्स्ट है ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट। सब टेनेंट से, यानी कि हमने कोई बिल्डिंग किराए पे ली और हमने फिर आगे उसमें से कुछ हिस्सा बिल्डिंग का किसी को किराए पे दे दिया थोड़ा, जो हमारे यूज में नहीं था, तो वो हमारा सब टेनेंट था। उससे इस तरह हमें 5,000 रुपए रिसीव हो गए किराए के, एंड एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक। कैश बुक में वो सही से एंटर भी हो गया। सही से एंटर कैश बुक में होने का मतलब है कि हमें रिसीव हुआ है, तो कैश बुक में वो रिसीव्ड साइड में लिखा गया होगा। ये कैश बुक रही, कैश बुक में जो रिसीव्ड साइड होती है वो होती है डेबिट साइड, यानी कि 5,000 रुपए हमने डेबिट में लिख दिए कैश बुक के में, कैश बढ़ गया हमारा। फिर कह रहे हैं इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट, लेकिन वो रेंट अकाउंट के डेबिट में पोस्ट हो गया इन इन द ट्रायल बैलेंस। अब हुआ क्या, कैश बुक में तो वो सही साइड में लिख गया, यानी कि कैश के डेबिट में हो गया, गलती से वो रेंट के भी डेबिट में चला गया, जबकि रेंट के तो वो क्रेडिट में जाना था, क्योंकि ये रेंट रिसीव्ड है, ये इनकम है हमारी, तो रेंट के क्रेडिट में जाना था, बट वो रेंट के डेबिट में चला गया। अब हुआ क्या, हमारे पास एक ही अमाउंट दो बार डेबिट से दर्ज हो गई है। तो ये पूछ रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेचुरल सी बात है कि क्रेडिट में तो कुछ गया ही नहीं, दोनों चीज, मतलब सही जाना था कैश डेबिट में वो भी चला गया, और रेंट जो 5,000 इधर जाना था वो गया नहीं, वो भी यहीं चला गया। तो अल्टीमेटली जो डेबिट साइड है वो 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाई ₹10,000 देन द क्रेडिट टोटल। क्रेडिट टोटल से 10,000 रुपए ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्सोलेसेंस
ऑफ ए डेप्रिसिएबल एसेट में बी कॉज्ड बाई, एक डेप्रिसिएबल एसेट का अप्रचलन इन कारणों से हो सकता है। कभी कभी कुछ एसेट ऐसी होती हैं जो अप्रचलित हो जाती हैं, यानी कि यूज में रखने लायक नहीं रहती हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से सारे ही रीजन सही हैं, इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी डी सब टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से भी हो सकता है, प्रोडक्शन मेथड में इंप्रूवमेंट से भी हो सकता है, लीगल या अदर रिस्ट्रिक्शन से भी हो सकता है, मार्केट डिमांड में चेंज होने से भी हो सकता है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज शोन एज, मनी रिसीव्ड शेयर वारंट से जो प्राप्त होता है उसको शो किया जा सकता है कहाँ पे। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन वन, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है मनी जो रिसीव होता है शेयर वारंट से। शेयर वारंट्स भी शेयर की तरह ही होते हैं और इनसे भी कंपनी को कैपिटल ही प्राप्त होती है, खाली शेयर से इनकी जो टर्म्स होती हैं वो कुछ डिफर होती हैं, अदरवाइज ये भी शेयर होल्डर फंड ही होता है। देन नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन टू, ए चार्ज ऑन द रेवेन्यू, ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या ए चार्ज ऑन द रेवेन्यू दोनों ही एक ही बात है। इसका मतलब है कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए जो प्रोविजन बनता है वो रेवेन्यू पे चार्ज होता है, वो प्रॉफिट्स को कम करता है, प्रॉफिट्स हो या ना हो, अगर डिस्काउंट दी जाने वाली है डेटर्स पे तो उसका प्रोविजन बनाना ही पड़ता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर, इनमें से एक कैरिस्मेटिक लीडर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फोर, कन्वेंशनल बिहेवियर। तो देखिए जो कैरिस्मेटिक लीडर होते हैं वो कुछ करिश्मा लाते हैं, कुछ नई चीज लाते हैं, वो कन्वेंशनल नहीं रहते हैं अपने व्यवहार में, वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं, तो इसलिए ये इसका सही जवाब है, बाकी तीनों चीजें होती हैं कैरिस्मेटिक लीडर में भी। नेक्स्ट है अ स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्सेज मेजर बिजनेस फंक्शंस इज, एक छोटी कोर ऑर्गेनाइजेशन मुख्य संस्था है लेकिन वो अपनी मेजर बिजनेस एक्टिविटीज को सबको आउटसोर्स कर देती है, मेजर बिजनेस एक्टिविटीज को भी आउटसोर्स कर देती है, तो वो संस्था को क्या कहा जाता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन टू, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है क्योंकि ये अपने मैक्सिमम जो कोर फंक्शन है उनको भी आउटसोर्स कराती रहती है। नेक्स्ट है an organization structure that create dual lines of authority and combines functional and product departmentalization, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जिसमें डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी रहती है। डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि फंक्शनल प्रोडक्ट दोनों डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देती है, जैसे प्रोडक्ट के आधार पे फॉर एग्जांपल तो वो फार्मास्यूटिकल भी बनाते हैं, वो कुछ इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं, अदर मेडिसिन भी बनाते हैं, तो ये प्रोडक्ट वाइज हो गया उनका क्लासिफिकेशन। फिर उन्होंने ये भी कर रखा है कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो होगा क्या कि ये डुअल अथॉरिटी होगी, एक तो इन डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिशियल्स होंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी डुअल अथॉरिटी हो गई, और दोनों तरह का ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन, ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसको क्या कहा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन थी, उसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है, मैट्रिक्स संरचना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभावी संप्रेषण का बैरियर नहीं है यह बताना है। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से आंसर की में जो ऑप्शन दिया है वो ये दिया है ऑप्शन थ्री, इंटरेस्ट लेवल, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सभी बाधाएं हो सकती हैं, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होना चाहिए। फिल्टरिंग के माध्यम से भी, यानी कि हम चीजों को फिल्टर करते हैं, कुछ चीजें ही जानकारी आगे तक पहुंचती है, तो ये भी बाधा है। सिलेक्टिव परसेप्शन जब रहता है तो हम जितना भी मैसेज सुनते हैं उनमें से अपना परसेप्शन बना करके जो चीजें हमें लगी कि ये चुनने लायक है हम उनको चुन लेते हैं, सिलेक्टिव, वो भी बाधा बनता है। और इंटरेस्ट लेवल का मतलब होता है कि अगर हमारा इंटरेस्ट लेवल काफी कम है किसी इंफॉर्मेशन में तो भी बाधा बनता है, या इंटरेस्ट ना होना, इंटरेस्ट होगा तो कम्युनिकेशन सही होगा, और इंटरेस्ट लेवल अगर कम होगा तो ये भी कम्युनिकेशन में बाधा बन सकता है। देन इमोशंस, इमोशंस भी कम्युनिकेशन में बाधा बनती हैं। इमोशनल या इमोशन चीजें जब आ जाती हैं तो कई दफा पर्सन जो होता है वो फैक्ट से हट जाता है, तो ये चारों ही बाधाएं हो सकती हैं, फिर भी आंसर की में जो दिया है वो ये दिया है, इंटरेस्ट लेवल। देन नेक्स्ट है व्हाट राइट डज ए कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉइटेशन, अनफेयर
ट्रेड प्रैक्टिस और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कंज्यूमर के पास क्या राइट्स होते हैं, इनमें से कौन सा राइट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, राइट टू सीक रेड्रेसल। देखिए यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन लिखा है, राइट टू इंफॉर्मेशन अलग चीज है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड जो नाम है सही है उस राइट का, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये सही इसलिए नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो 3 है ये सही रहेगा, राइट टू सीक रेड्रेसल। ये गिवन जो राइट्स है उनमें से एक राइट है, राइट टू इक्वालिटी वहां पे है ही नहीं, और ये जो है वो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। नेक्स्ट है द ड्राइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इज कॉल्ड। तो जो नीड हायरार्की थ्योरी होती है उनमें से उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वो ड्राइव किसी व्यक्ति की वो इच्छा जिसमें वो वह बनना चाहता है जिसके वो सक्षम है। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जवाब सही है, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे ऊपर की यानी कि सबसे लास्ट वाली हाई नीड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है which of the following statement is incorrect according to the consumer protection act। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से जो इनकरेक्ट है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जब इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनमें से जो ऑप्शन थर्ड है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम सेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, ये गलत है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में 4 मेंबर हो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि इसमें न्यूनतम 3 मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम हो सकते हैं, ज्यादा के बारे में उसमें नहीं बताया गया है। तो ये इसलिए इनकरेक्ट है। बाकी करेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में एक लेडी सोशल वर्कर होना चाहिए, स्टेट कमीशन में होना चाहिए एक पर्सन जो जज हो हाई कोर्ट का, या रिटायर्ड हो या एग्जिस्टिंग हो। ऐसे ही जो नेशनल कमीशन होता है, पूरा नाम इनका कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल रहता है, नेशनल कमीशन शॉर्ट में बोल देते हैं। शैल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रह चुका हो। तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन इनमें से किस चीज का प्रोसेस है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 2, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अकाउंटिंग के हिसाब से जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसका मकसद केवल जो कॉस्ट होता है उसको एलोकेट करना होता है पीरियड में, जितने पीरियड में वो एसेट यूज होती है। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। डिविडेंड रिसीव्ड जब किसी फाइनेंशियल एंटरप्राइज को हुआ हो तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ दिखाया जाता है। फाइनेंशियल एंटरप्राइज वो संस्थाएं होती हैं जो फाइनेंस में बिजनेस करते हैं, फाइनेंस का ही बिजनेस करते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस का ये बिजनेस एक्टिविटी हो जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है, अमाउंट इन्वेस्ट करना, उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव करना। इसलिए इनके लिए ये जो एक्टिविटी कहलाएगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती है। बाकी संस्थाओं के लिए फाइनेंसिंग हो सकती है। तो ऑप्शन 2 सही जवाब है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट दिए हैं। तो बताना है, मैच करना है कौन सा किससे रिलेट करता है। तो गिवन ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ES9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, ES10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है, ES16 जो है वो बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है, और ES17 जो है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शंस को पढ़ेंगे। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो फोर्थ है, फिक्स्ड एसेट्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट इन देयर मार्केट वैल्यू। ये सही नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में जब दिखाई जाती हैं तो वो मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाई जाती, बल्कि उनके जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हुए उनके बुक वैल्यूज पे दिखाई जाती है, ना कि मार्केट वैल्यू। तो इसका 4 ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी ये करेक्ट है तीनों स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इस बार पहचान करनी है इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन थर्ड, व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तो सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। ये सही बात है कि जब एरर ट्रायल बैलेंस के बाद डिटेक्ट होती हैं तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, सही बात है।
कि अगर हमें ट्रायल बैलेंस के बाद एरर मिली, इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस जब हम बना रहे थे उस समय तक हमें एरर नहीं मिल पाई थी। जब नहीं मिल पाई थी तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिला होगा, और जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिला होगा तो हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा। तो 3 जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, बाकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 118, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सही जवाब है इनमें से ऑप्शन 3, लेजर इज ए सेट ऑफ अकाउंट्स। तो सही बात है, लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, इसलिए वो उनका एक समूह है, सेट है। नेक्स्ट है कंटिजेंट लायबिलिटी शोन एज ए नोट बिलो द बैलेंस शीट, दिस अराइजेज आउट ऑफ। बैलेंस शीट में एक नोट के फॉर्म में नीचे कंटिजेंट लायबिलिटीज को दिखाया जाता है, यह किस वजह से होता है यह पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 1, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, यानी कि हम हर चीज को डिस्क्लोज, ओपन रखना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को, इसलिए कंटिजेंट लायबिलिटीज को भी दिखाया जाता है, चाहे उनको नीचे नोट्स में ही दिखाएं। नेक्स्ट है 120, पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई वर क्लोज्ड फॉर द करंट ईयर। पार्टनरशिप अकाउंट एक्स और वाई के क्लोज हो गए करंट ईयर के लिए। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड, बाद में ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया गया था। फॉर रेक्टिफाइंग द एरर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी ओपन, एरर को रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो गिवन ऑप्शन पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट फाइनल पी एंड एल जानने के लिए निकाला जाता है नॉर्मल ड्यू कोर्स में, साल के लास्ट में। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट्स का अप्रोप्रिएशन दिखाने के लिए बनाया जाता है, जिसमें चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो या ट्रांसफर टू रिजर्व हो, ये आते हैं उसमें। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट्स, ये नॉर्मल अकाउंट नहीं होता, ये तभी बनता है जब कोई एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो हम अगर कोई चीज हम भूल गए हैं, बाद में पता चला है, या हम कोई चीज बैक डेट से चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ही हम एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है लीडर हु गाइड और मोटिवेट्स देयर फॉलोअर्स, वह लीडर जो गाइड करता है या मोटिवेट करता है अपने फॉलोअर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टेब्लिश्ड गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। रोल और टास्क रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करते हुए गोल एस्टेब्लिश करता है अपने फॉलोअर्स के लिए, ऐसे लीडर को क्या कहा जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है the mental ability to analyze and diagnose complex situations is known as, mental ability बौद्धिक क्षमता जिसमें कोई व्यक्ति एनालाइज कर सकता है और डायग्नोज कर सकता है किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का भी, उसको क्या कहा जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 4, कंसेप्चुअल स्किल। जब कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं, यानी कि जब कॉन्सेप्ट मजबूत होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उनको भी कोई पर्सन एनालाइज कर पाता है, डायग्नोज कर पाता है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये तीनों ही शामिल हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है हु कैन चेक द प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट बाय होल्डिंग बैक द गुड्स व्हेन प्राइस फॉल एंड रिलीजिंग द गुड्स व्हेन प्राइस राइज। यानी कि किसके पास ऐसी शक्ति होती है मार्केट में कि वो प्राइसेस को चेक रख सकता है, कंट्रोल में रख सकता है, वो गुड्स को कभी रख सकता है अपने यहाँ पे प्राइस कंट्रोल करने के उद्देश्य से, कभी उनको रिलीज कर सकता है गुड्स को मार्केट में। तो ऐसा कौन कर पाता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, होलसेलर। होलसेलर के पास क्योंकि बड़ी मात्रा में स्टॉक रखा होता है, तो ये इस काम को कर पाते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर टेलर रोट द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, 1911 में इन्होंने ये बुक लिखी। नेक्स्ट है द आइडिया दैट इज सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपरवाइजर टू whom ही और शी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। ये आइडिया कौन से इनमें से टर्म या कौन सा प्रिंसिपल जो है उससे रिलेटेड है, यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 1, यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फेयोल का ये प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है, यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 4, फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग। ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ये इसका बेनिफिट है, फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग होना। बाकी चीजें इसकी लिमिटेशंस हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्टम फेलियर हो सकता है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ज्यादा होती है, ये लिमिटेशंस है। फोर्थ इसका लिमिटेशन नहीं है, ये इसका बेनिफिट है।
नेक्स्ट है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज पेड ऑन। जब डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू हो तो इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, नो इंटरेस्ट इज पेड। अगर आपने डिवेंचर एक कोलेटरल सिक्योरिटी की भांति रखे हैं तब तो वो केवल एक सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी के नाम पे रखे गए हैं, उन पे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ। अगर पार्टनर्स ने अपनी फर्म को कोई लोन दे रखा है और इस बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट तो उनको दिया जाएगा, लेकिन किस रेट से दिया जाएगा। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3.50% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट। दरअसल होता क्या है कि 6% पर एनम दिया जाता है, 6% पर एनम पी, और 6% जो पर एनम है अगर उसको पर मंथ देखेंगे तो वो 0.50 पर मंथ बनता है उसका रेट। तो 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इज। पार्टनर्स का जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या है। तो अगर कोई फर्म जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को अपनी बुक्स में दिखा रही है तो इसका मतलब वो उसके जो प्रीमियम पे करती है उस समय उस प्रीमियम को रेवेन्यू खर्चा नहीं मानती। अगर रेवेन्यू खर्चा मानेगी तो प्रीमियम अकाउंट लिखेगी और उसको राइट ऑफ कर देगी। अगर बुक्स में दिखेगा ये, क्योंकि उन्होंने पूछा कि ये अकाउंट पार्टनर्स के लिए क्या है, तो अगर ये अकाउंट है तो ये तब खोला जाता है जब फर्म इसको एसेट मानती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, ऑप्शन थर्ड एसेट अकाउंट। नेक्स्ट है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मींस। पासबुक का फेवरेबल जो बैलेंस है उसका मतलब क्या है। तो पासबुक को बैंक मेंटेन करता है और उसका फेवरेबल बैलेंस माना जाता है जब वो क्रेडिट बैलेंस शो करती है, क्रेडिट बैलेंस। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी टेकन ओवर है ये दरअसल यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के समय पे लायबिलिटी टेक ओवर बाई पार्टनर, एक पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर कर ली है तो इज डेबिटेड टू, वो कहाँ डेबिट की जाती है। तो गिवन ऑप्शन में क्योंकि सारे एसेट और लायबिलिटी डिसोल्यूशन के समय में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके बाद वो लायबिलिटी चाहे कोई बाहर लायबिलिटी की चाहे पेमेंट करें चाहे कोई पार्टनर ले ले उसको, वो उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगी। तो 3 जो ऑप्शन है वो सही है, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगर इसकी एंट्री देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब कोई पार्टनर लायबिलिटी को लेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, उसको बेनिफिट मिलेगा कि आपने लायबिलिटी ले ली। सपोज करिए एक पार्टनर है, उसने कहा कि क्रेडिटर्स जो 10,000 रुपए हैं फर्म के उनकी पेमेंट मैं कर दूंगा, तो फर्म कहेगा ठीक है हम आपकी कैपिटल में बढ़ा देंगे 10,000 रुपए, आप दे देना। तो पार्टनर की कैपिटल को तो हम क्रेडिट कर देंगे टू एज कैपिटल, और रियलाइजेशन अकाउंट को इसमें कर दिया जाएगा डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन, आप चेक कर लें, वो है ऑप्शन 4, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर इशूड टू एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स एट डिस्काउंट। तो स्वेट इक्विटी शेयर उन शेयर्स को कहा जाता है जो संस्था अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है। ये स्टेटमेंट सही है, बाकी ये सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है 134, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट में बी यूटिलाइज्ड बाय ए कंपनी फॉर। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकती है कंपनी कहाँ पे। तो जो गिवन ऑप्शन है उनमें से चेक करेंगे तो सही जवाब है ऑप्शन 3, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम को। सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूटिलाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसके बारे में बताया गया है एक्ट में कि कहाँ कहाँ उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये एक इसका यूसेज हो सकता है गिवन ऑप्शंस में। नेक्स्ट है द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। एक कंपनी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया के जो स्टेप्स होते हैं उनका सही सीक्वेंस इनमें से क्या है। तो गिवन ऑप्शंस में से चेक करेंगे, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, प्रमोशन। सबसे पहले प्रमोशन होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बाकी नेक्स्ट है 136, सिलेक्शन डिवाइस यूज्ड टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट ए कैंडिडेट। एक कैंडिडेट की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस, कौन सा इंटरव्यू यूज किया जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन 1, कॉम्प्रिहेंसिव
इंटरव्यू। नेक्स्ट है द सोशलाइजेशन स्टेज वेयर इंडिविजुअल्स कन्फ्रंट द पॉसिबल डिकोटोमी बिटवीन देयर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। एक ऐसी समाजीकरण की स्टेज होती है जिसमें एक व्यक्ति कन्फ्रंट करता है एक ऐसी पॉसिबल सिचुएशन से जिसमें संस्था की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है जबकि वास्तविकता कुछ और होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है, उसको कहते हैं ऑप्शन टू एनकाउंटर स्टेज। इसको एनकाउंटर स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल हैं, उनमें से कौन सा प्रिंसिपल इनमें नहीं है? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 डिसेंट्रलाइजेशन। दरअसल है क्या कि हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें 14 प्रिंसिपल्स में डिसिप्लिन भी एक प्रिंसिपल है, रेम्यूनरेशन भी एक प्रिंसिपल है और सेंट्रलाइजेशन भी एक प्रिंसिपल है। इसको कई जगह लिखा जाता है सेंट्रलाइजेशन और कई जगह लिखा जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी उसमें रहता है नाम में। हालांकि इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए एग्जाम में देने से, क्योंकि जब आप सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अगर किसी बुक में लिखा हुआ है तो कोई पर्सन पढ़ता है वहां पे, इवन एनसीईआरटी की बुक में भी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है हेडिंग, तो जब वो दिया है तो लोग कंफ्यूज होंगे ही, इसलिए ऐसे क्वेश्चन से अवॉइड करना चाहिए था। बट फिर भी ये इसमें सही ऑप्शन है अगर गिवन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है प्रिंसिपल, डिसेंट्रलाइजेशन उसका पूरक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिजाइन टू सर्व द कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विस। सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो डिजाइन की जाती है सर्व करने के लिए कस्टमर को फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी, ऑर्डर से लेकर के डिलीवरी तक या आफ्टर सेल सर्विस तक, इनमें से कौन सी टर्म उससे रिलेट है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन वन सही है ई सी आर एम। सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो कस्टमर से रिलेशनशिप के लिए होती है, और ई यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का भी यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर का भी यूज किया जाता है, तो ऑप्शन वन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एमएसएमई से रिलेटेड ये चार स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ें और फिर सही जवाब का चयन करें। तो चारों स्टेटमेंट देख लें, उसके बाद जो स्टेटमेंट है इसमें ऑप्शन ए दिस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ह्यूमन रिसोर्स का, ये जवाब, ये बात सही है। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट बी और सी वो सही नहीं है, और इसलिए इसका ऑप्शन वन सही है, ओनली ए। नेक्स्ट है ओजैव्स कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द। अब ये एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, हालांकि कॉमर्स के जो सिलेबस के हिसाब से था उसमें से तो ये नहीं था, बट पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स से, एक दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो थोड़े बहुत इनको भी देखते रहना चाहिए कॉमर्स वालों को। ओजैव्स कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द। ग्राफिकली लोकेट करने में किसको ग्राफिकली लोकेट किया जा सकता है ओजैव्स की मदद से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री मीडियम। नेक्स्ट है the number of subordinate manager can efficiently and effectively direct is called। एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को इफेक्टिवली इन एफिशिएंटली डायरेक्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर नंबर तक, एक संख्या तक, तो इसको कहा क्या जाता है, ये पूछा गया। सही जवाब है ऑप्शन थ्री स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसको कहा जाता है नियंत्रण का विस्तार, स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट भी इसको कहा जाता है, फैलाव या विस्तार। नेक्स्ट है एक्स लिमिटेड ने परचेज किया एक मशीन 2,88,000 कीमत का, एंड इन ल्यू इशू डिवेंचर्स ऑफ ₹100, और इसके बदले में 100 रुपए वाले डिवेंचर इशू करें एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, 4% के डिस्काउंट पे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इसमें निकालना है, कितने डिवेंचर इशू हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जानना है कि एक तो हम 2,88,000 का हम मशीन खरीद रहे हैं, तो 288 की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अब उस पेमेंट के लिए जो हम डिवेंचर दे रहे हैं वो 100 रुपए का है, तो अगर हम एट पार पे देते तब तो 100 से डिवाइड करते, लेकिन हम तो डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो 100 में से 4% डिस्काउंट घटाएंगे, 4% 100 का 4 रुपए ही होता है, तो 4 रुपए घटाएंगे तो 96 का डिवेंचर हम बेच रहे हैं। एक डिवेंचर हम 96 का बेच रहे हैं, तो 96 से इसको कर देंगे हम अब डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा ये निकालना है। तो इसको यहाँ से 3 से ये कट जाता है, 3 से, तो इसलिए 3000 संख्या आ जाएगी, ऑप्शन टू इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन फ्लो ऑफ कैश का रिजल्ट देगा, मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा है जिससे कैश का फ्लो होगा। तो गिवन ऑप्शंस में चेक करेंगे, इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹7400 एट ए लॉस ऑफ, देखिए लॉस हो प्रॉफिट हो एट पार हो दोनों में ही हो जाएगा। फ्लो ऑफ कैश तब होता है जब एक आइटम ट्रांजेक्शन में कैश हो और एक नॉन कैश हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फर्नीचर जब सेल होगा कैश में, तो फर्नीचर के जाने से कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। लेकिन फर्नीचर को बेचने के बदले में जो कैश आएगा वो एक कैश अमाउंट है, और इसलिए जब कैश आएगा तो कैश का इनफ्लो होगा, यानी कि फ्लो ऑफ कैश होगा। तो 2 ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुडविल हुज वैल्यू इज द हाईएस्ट, गुडविल की वो नेचर जिसमें गुडविल हाई वैल्यू की मानी जाती है। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन 2, कैट नेचर। कैट नेचर की जो गुडविल होती है, कैट की प्रवृत्ति जो होती है वो स्थान पे होती है, वो जगह से टिकी रहती है, मालिक से नहीं बंधी होती है। डॉग नेचर जो होता है वो मालिक से बंधा होता है, मालिक के साथ चली जाती है। कैट नेचर बिजनेस के साथ रहती है, प्लेस के साथ रहती है, तो मालिक बदल जाने पे भी उस बिजनेस की इमेज बनी रहेगी, इसलिए उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी उस बिजनेस की। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इनको कंसीडर करना है और तब कोड का पता लगाना है। तो पहला जो दिया है असर्शन, वो कहता है कि डबल अकाउंट सिस्टम में फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी फेल टू डिस्क्लोज द ट्रू कंडीशन ऑफ द एसेट, एसेट की ट्रू कंडीशन देने में फेल होती है डबल अकाउंट सिस्टम में एसेट। तो ये सही बात है क्योंकि ये बुक वैल्यू पे रहते हैं और ट्रू वैल्यू जो रहती है वो मार्केट वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। रीजन है बिकॉज द एसेट ऑफ द कंपनी आर सोन एट देयर कॉस्ट प्राइस इवन व्हेन दे आर कंप्लीटली वॉर्न आउट। ये सही बात है कि एसेट्स चाहे वो पूरी तरह से खराब भी हो जाएं, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे वो अकाउंट्स में दिखती रहती हैं वो। तो रीजन भी इसका सही है और इसलिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है when one party grants the right to use the asset to other party in return for a periodic payment, जब एक पार्टी अपनी किसी एसेट को किसी पार्टी को दूसरी को दे देती है और बदले में एक रिटर्न लेती है पीरियोडिक पेमेंट में, यानी कि समय समय पे एक अमाउंट लेती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो सही जवाब है गिवन ऑप्शन में ऑप्शन 1, लीज फाइनेंसिंग। दरअसल ये फाइनेंसिंग का एक तरीका होता है, यानी कि फाइनेंसिंग क्या, फाइनेंस की अरेंजमेंट करना है। हमको बिल्डिंग चाहिए तो हमको फाइनेंस चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, तो या तो हम फाइनेंस लें 10 लाख 20 लाख लोन लें कहीं से, और अगर हम ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि हम लीज पे ले लें बिल्डिंग 10 साल या 20 साल के लिए। तो अब हमारी ये फाइनेंसिंग का ही एक अरेंजमेंट हो गया, लेकिन लीज पे हुआ है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। ऑन रिक्वायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर एसेट एंड लायबिलिटीज आर टू बी शोन एट ओल्ड वैल्यूज फॉर विच अकाउंट इज टू बी ओपनड एज। वो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट या डेथ किसी पार्टनर के होने पे एसेट और लायबिलिटीज को ये चाहा जा रहा है कि उनको ओल्ड वैल्यूज पे ही दिखाया जाए अकाउंट में। तो फिर ऐसे केस में कौन सा अकाउंट ओपन करना होता है, तो ऐसे केस में हमें बनाना होता है ऑप्शन 3, इसका सही जवाब है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं और नई वैल्यूज दिखेंगी बुक्स में। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का पर्पज ही यही होता है कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह इसमें सारी वैल्यूज को चेंज करते हैं, अपना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं और उसके बाद उनकी रिवर्सल एंट्रीज कर दी जाती हैं ताकि ओल्ड वैल्यूज पे ही बुक्स में दिखती रहती हैं सेट्स। तो 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 149, द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ। सेल्स बुक का जो टोटल होता है वो कहाँ किसके क्रेडिट में पोस्ट किया जाता है। तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से एक भी ठीक नहीं है। 4 इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि सेल्स बुक का जो टोटल बनता है वो सेल्स अकाउंट में उसके क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, सेल्स अकाउंट इसमें है नहीं, इसलिए 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट और लास्ट है अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ए डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो, इन डेट इक्विटी रेशियो जो है वो डिक्रीज हो और इंक्रीज हो करंट रेशियो इंक्रीज हो, ऐसी ट्रांजैक्शन कौन सी होगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें रेशियो अपने सामने लिख लेना चाहिए रफ में। तो जैसे डेट इक्विटी रेशियो है तो वो होता है डेट अपॉन इक्विटी, वो कह रहे हैं कि इसमें डिक्रीज होना चाहिए। और दूसरा है करंट रेशियो, वो होता है करंट रेशियो यानी कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वो कह रहे हैं ये इंक्रीज होना चाहिए। तो ये जान लें कि ये डिक्रीज और इंक्रीज होते कब है। ये रेशियो कब डिक्रीज हो सकता है, ये तब डिक्रीज हो सकता है या तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है यानी कि इक्विटी है वो बढ़ जाए इंक्रीज हो जाए, या जो डेट है वो डिक्रीज हो जाए, तब ये रेशियो डिक्रीज होगा।
ये जो रेशियो है ये इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज तब होगा या तो करंट एसेट बढ़ जाए या तो करंट लायबिलिटी कम हो जाए, तब ये बढ़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के कम होने से रेशियो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अब ये पहचान में रखें कि हमें उसने पूछा है क्या कि डिक्रीज होना चाहिए। तो अब इसमें से चेक करना है कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें या तो डेट कम हो रही हो या इक्विटी बढ़ रही हो, और उसके साथ साथ ये रिलेट हो कि या तो करंट एसेट बढ़ रहे हो या करंट लायबिलिटी घट रही हो। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है इसका, उसकी पहचान करें, एनालाइज करें पहले। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश। अगर इक्विटी शेयर आप इश्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, यानी कि इक्विटी बढ़ जाएगी, तो जो डेट इक्विटी रेशियो वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, कैश में इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो कैश आएगा, यानी कि करंट एसेट बढ़ जाएगी, करंट एसेट बढ़ जाएगी तो ये वाला रेशियो बढ़ जाएगा, तो ये रेशियो घट जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और इसलिए 2 इसका सही जवाब होगा।